जातिगत जनगणना के पक्ष में वो कौन से दलीलें दी जा रही है, कौन से वो तर्क दिए जा रहे हैं। और जो जातिगत जनगणना के जो पैरोकार हैं, जिनका ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना जो है निश्चित रूप से कराई जानी चाहिए, वो जाति आधारित जनगणना के या जातिगत जनगणना के पक्ष में कौन से तर्क को दे रहे हैं। तो बारी बारी से हम इसको जानने का प्रयास करेंगे और कई सारे काफ़ी मजबूत तथ्य जो हैं, मजबूत तर्क जो हैं, वो तथ्यों के साथ जो हैं वो रखे जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आइए कि जातिगत जनगणना का जो सबसे पहला लाभ कि नीति निर्धारण में सहायक। अब ये कौन सी लॉजिक है कि अगर आप इसको समझने का प्रयास करें कि हम किसी भी समुदाय के बारे में, अगर उनके बारे में हम विभिन्न जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या हम सामाजिक न्याय की जो एक संवैधानिक जो एक सामाजिक न्याय की जो मुहिम की अगर हम बात करते हैं या विभिन्न समुदायों के लिए जब हम योजनाओं का निर्माण करते हैं, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उस समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, ये हमें उनकी प्रतिनिधित्व का मसला है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या जुडिशरी के सेक्टर में हो, राजनीति के सेक्टर में हो। अब विभिन्न क्षेत्रों में अगर किसी जाति विशेष की, समुदाय विशेष की प्रतिनिधित्व के आंकड़े आपके पास नहीं है, अगर किसी जाति विशेष के आंकड़े आपके पास नहीं है, तो आप उनके बारे में कैसे नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये तो बड़ा चौंकाने वाला बात है कि समझ से थोड़ा सा परे है कि हम आज भी ओबीसी वर्ग के लिए जो नीतियों का निर्धारण करते हैं, तो हम 1931 की जो जनगणना हुई थी, जिसमें अंतिम बार आपको जाति संबंधी आंकड़े जुटाए गए थे, उन्हीं को आधार मानकर हम आज भी उन जातियों के लिए सरकारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, योजनाओं का निर्धारण करते हैं। तो ये तो बड़ा हास्यास्पद सा प्रतीत होता है अपने आप में। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आंकड़े जो हैं, वो क्यों नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। हम किसी वर्ग के उत्थान के लिए, हम जो सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए, हम समाजवाद के आदर्श को प्राप्त करने के लिए, अगर हम किसी समुदाय विशेष के, किसी जाति विशेष के आंकड़े को जुटाना चाह रहे हैं जिससे उनके विकास को तेज गति दिया जा सकता है, उनके बारे में बेहतर ढंग से नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है, विभिन्न योजनाओं का निर्धारण किया जा सकता है, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे पास इस तरह के आंकड़े। ये तो बड़ा इलॉजिकल तर्क दिखाई पड़ता है हमें कि इससे ये आंकड़े नहीं होने चाहिए। निश्चित रूप से होने चाहिए, और तभी हम उस जाति के बारे में, उस समुदाय के बारे में हम एक बेहतर नीति का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी समुदाय के नीतियों का निर्धारण करें, उसके हितों के लिए जब हम कोई योजनाओं का निर्माण करते हैं, तो हमारे पास उसके बारे में कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सोशल स्टेटस कैसी है, सोशल स्थिति कैसी है, ये तमाम बात जो है हमें निश्चित रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला तर्क जो है कि किसी भी नीति के निर्धारण में हमें, जब तक हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, तो बिना डेटा का हम कैसे नीति का निर्धारण कर लेते हैं। ये थोड़ा इलॉजिकल बात तो है ही, निश्चित रूप से है, और हास्यास्पद भी है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, दूसरी बात आई है कि आरक्षण की प्रक्रिया का तार्किकीकरण करने के लिए। अब यहाँ पे हम दो तरह से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम बार बार कहते हैं कि आरक्षण एक जटिल विषय है, और अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो एक बिंदु विशेष पर बात कर लेने से आरक्षण के बातें ख़त्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारी टॉपिक आज जातिगत जनगणना है, तो केवल हम आरक्षण के उन्हीं पहलुओं की हम बात कर रहे हैं जो जातिगत जनगणना से जुड़ती है। क्योंकि और इसमें हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे आरक्षण के तार्किकीकरण करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आरक्षण का दायरा है एक ये, और आरक्षण में जो प्रतिनिधित्व के मसले हैं, तो उसको कैसे हम इस तरह से तार्किक बनाए ताकि जो जिनको उचित रूप से लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का, क्या उनको लाभ मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे आरक्षण का जो लाभ है उन लोगों तक पहुँचे जिनको कि मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है वो प्रयास कर रही है।
तो इन दो बातों के संदर्भ में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मांग उठती रही है विभिन्न जो आपको देखिएगा कि खास करके ये जो मंडल पार्टियां कही जाती है तो उनकी तरफ से एक नारा बुलंद होता रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे ये नारा बहुत ही चर्चित रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो एक मांग उठती रही है कि क्यों नहीं हम जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का निर्धारण करें। अब ध्यान दीजिए कि इंदिरा साहनी केस में जो आरक्षण का जो दायरा है उसको 50% निर्धारित किया गया, जबकि वर्तमान समय में जो है विभिन्न पार्टियां विभिन्न संगठन ऐसा मांग कर रही है कि इस दायरे को हटाया जाए और जिस जाति के जिस समुदाय की जितनी संख्या उसको उनके संख्या के अनुसार जो है वो आरक्षण दिया जाए उनको। एक नारा जो है वो काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर एक नारा काफ़ी बुलंद हुआ था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आखिर कोई अगर विशेष वर्ग जो है अगर वो 52% है तो उनके लिए आरक्षण 27% ही क्यों? प्रश्न तो काफ़ी विचारणीय है कि जब आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है और जो समुदाय 52% आबादी है तो उनके लिए 27% ही आरक्षण का प्रावधान क्यों किया जाए? 52% आरक्षण उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो एक तार्किक बात तो ये है कि आरक्षण के जो दायरे हैं वो 50% हैं। हम इसको एक दूसरे एंगल से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि हमारे देश में जो है वो EWS आरक्षण जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और EWS आरक्षण को अब एक संवैधानिकता की उस पर मुहर भी लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये एक संवैधानिक है, इसमें किसी भी तरह की कोई जो त्रुटि है वो नहीं है। हालांकि ये 3-2 से ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। EWS आरक्षण को अगर आप समझने का प्रयास करें कम शब्दों में तो जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आप अगर सीधे शब्दों में देखते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब, लेकिन ये मसला ऐसा है नहीं। आर्थिक रूप से गरीब किन व्यक्तियों को ये आरक्षण प्राप्त है? क्या सभी आर्थिक रूप से गरीब सभी वर्गों को ये आरक्षण मिल रहा है? तो जवाब होगा नहीं। जबकि अगर हम देखें आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए आरक्षण, इसका सामान्य सा मतलब हुआ कि जो इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास जो समुदाय हैं उन्हीं को इसका फायदा केवल मिल पा रहा है। और जिन खास समुदाय को आपको ये EWS आरक्षण का लाभ मिल रहा है, अगर आप उनकी संख्या को देखें तो उनकी संख्या कितनी है? अगर आप इस आंकड़े को जुटाएं तो उनकी संख्या कितनी है? तो जो 15% से लेकर 18% जिनकी जनसंख्या है उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान, और जिनकी संख्या 50% से ज़्यादा है उनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान। तो ये तो एक इलॉजिकल लग ही रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जिस समुदाय की जिस जाति की जितनी संख्या है, जब आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है तो इस आरक्षण को तार्किक बनाया जाए। क्यों नहीं आरक्षण को जनसंख्या के हिसाब से उसमें प्रतिनिधित्व की आरक्षण की जो दायरा है वो उस तरह से निर्धारित किया जाए, 50% का ही दायरा क्यों? और जब एक खास समुदाय के लिए संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि होना, अगर आप लॉजिकली इसको समझे तो आर्थिक रूप से गरीब जो सभी वर्गों को ही आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहाँ पर हम एक जाति की बात करते हैं कि कुछ खास जातियों को ही, कुछ खास समुदाय के लोगों को ही EWS आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। और इसीलिए अगर आप इसको नॉन लीगलाइज टर्म में समझें हम तो इसे सवर्ण आरक्षण भी कहा जा रहा है, द्विज आरक्षण भी कहा जा रहा है। तो पहली बात तो आरक्षण के तार्किकीकरण के अंतर्गत हम ये आपको दिखलाना चाह रहे हैं कि आरक्षण को इस तरह से तार्किक बनाया जा सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण में तब्दीली किया जाए और ये 50% के जो दायरे हैं, जिसको कि विभिन्न जो संगठन हैं, जो समुदाय हैं या बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो है इसको हटाने की जो बात जो है समय समय पे करते रहें। दूसरी बात आरक्षण को लेकर कि अभी जैसे आप देखिए कि
ओबीसी वर्ग को जो है वो 27% आरक्षण जो है वो मिलता है। मतलब बीपी मंडल के सिफारिशों को जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के द्वारा लागू किया गया था तो 27% आरक्षण आपको ओबीसी वर्ग के लिए दिया गया। आरक्षण के तार्किकीकरण का एक दूसरा पहलू हम इस बात की तरफ आपको ले चलेंगे कि जैसे आज भी हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो 1931 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के आधार पर ही हमारे देश में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और अगर आप देखें तो कई सारी जातियां हैं जो कि काफ़ी आगे निकल चुकी है। कुछ ऐसी भी जातियां रही होंगी, हो सकती है जो कि और थोड़ी सी उनकी विकास जो है नीचे की तरफ हो गई। हालांकि ऐसा सामान्यतः हम नहीं मानते हैं कि लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो है, एक तर्क तो है। हो सकता है कि कुछ जातियां उनकी जो स्थिति रही होगी 1931 के में उनकी स्थिति थोड़ी और बदतर हो गई हो, या 1931 में कुछ जातियों की जो स्थिति रही होगी तो अब वो काफ़ी आगे निकल चुके हों विकास की दौर में। तो आरक्षण को तार्किक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ओबीसी के अंदर या फिर एससी के अंदर भी बहुत सारे जातियां हैं। तो किसी भी समुदाय को जितना आरक्षण मिल रहा है उसमें कुछ खास जातियां अगर आरक्षण के लाभ को अधिक उठा रही है, कुछ अन्य जातियां जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को भी लागू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि 27% ओबीसी वर्ग को जो यहाँ आरक्षण मिला है, मान लेते हैं कि ये एक जाति है ए और ये एक जाति है बी। अगर हम जातिगत जनगणना के द्वारा हम ये समझ पाते हैं कि ए जाति जो है इसको उचित प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था, इनको उतनी प्रतिनिधित्व इनको मिल चुकी है सरकारी नौकरियों में, जबकि बी जाति जो है इनकी प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। जो एक नैतिक प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो उससे भी ये बिलो में है। तो ऐसे कंडीशन में हम इनके लिए इस 27% आरक्षण के कोटे में से मान लेते हैं कि 5% आरक्षण बी के लिए निर्धारित कर दे, आरक्षित कर दे, आरक्षण में आरक्षण के प्रावधान को लागू किया जाए तो इस जाति का भी जो उत्थान है वो तेजी के साथ हो सकेगा। लेकिन ये तमाम बात हम कैसे कर पाएंगे जब तक हमारे पास कोई एप्रोप्रिएट आंकड़े ही नहीं है, कोई डेटा ही हमारे पास नहीं हो, तो हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए जातिगत जनगणना जो है, जाति आधारित जो गणना है, जब इसके आंकड़े हमारे पास होंगे तो हम आरक्षण को भी एक तार्किक बना सकते हैं। और आरक्षण का जो असल मकसद है, जो असल उद्देश्य है कि आरक्षण जो है वो प्रतिनिधित्व का मसला है, आरक्षण जो है वो समानता का, जो समाजवाद का जो सिद्धांत है, समानता का जो सिद्धांत है, उसको उसकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक जरिया है आरक्षण। और इस लक्ष्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास एक विश्वसनीय आंकड़े जो है, एक ठोस आंकड़े जो हैं वो होने ही चाहिए, तभी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो और ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए निश्चित रूप से जो है जातिगत जनगणना से हमें इस दिशा में बहुत ही अधिक लाभ मिलने वाला है। अब तीसरी बात की अगर हम बात करें, जो तीसरा पॉइंट कि जाति आधारित जनगणना कोई नई मांग नहीं है, ये भी एक मजबूत तर्क है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि हमारे देश में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है वो 1881 ईस्वी में हुई थी, मतलब देश की आज़ादी के पूर्व में ही। और आपको हमने बताया था कि उस समय से जो जाति के जो कॉलम थे, व्यक्तियों की जाति जो है वो दर्ज की जाती रही, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि किसी भी व्यक्ति की अगर हम सामाजिक आर्थिक स्थिति का या अन्य समुदायों से उनकी तुलनात्मक सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं, अन्य व्यक्तियों से, अन्य समुदायों से, तो उसके लिए हमें उसके जाति के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए थी। तो 1881 से लेकर 1931 तक जाति संबंधी आंकड़े जो हैं वो जुटाए जाते रहे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी जाति संबंधी आंकड़े जुटाए ही नहीं गए, ये बिल्कुल से एक नवीन अवधारणा है, एक नवीन कॉन्सेप्ट है, ऐसी भी बात नहीं है। और उसी 1931 में जो अंतिम रूप से हमारे पास जो जाति संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए थे, हम उन्हीं आंकड़े पर जो है 90 वर्ष पुराने
आप समझ सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम है वो एक 90 वर्ष पुराने हम आंकड़े पर हम आज कार्य करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं, योजनाओं का निर्धारण करते हैं, तो बड़ा इलॉजिकल लगता है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक विश्वसनीय आंकड़ा होना चाहिए, एक विश्वसनीय डेटा होना चाहिए, तो एक तरफ ये तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इलॉजिकल यहाँ पे लगेगा। अगर इन बिंदुओं पर, इन कसौटियों पर हम इन्हें कसने का प्रयास करेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, ये एक नवीन मांग भी नहीं है, जाति आधारित जनगणना कोई नई मांग नहीं है। और इसको लेकर जो है वो 1951 में हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनगणना कराई गई थी। तो आप देखिएगा उस समय से ही वर्ष 2011 में आप देखिए तो बीजेपी के तरफ से भी ये आवाज़ उठी थी कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक समय में कांग्रेस भी इसके साथ खड़ी दिखाई पड़ी थी। आज भी अगर आप कांग्रेस के एक बड़े नेता अभी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनके 1-2 दिन पूर्व के आप बयान को देख लें इस मसले पर, जाति आधारित जनगणना के मसले पर, तो उन्होंने कहा हाँ, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो इसके पक्ष में दिखाई पड़ते हैं, हालांकि बहुत सारे नेता जो हैं वो इसके विपक्ष में दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में दिखाई पड़ती है। तो आखिर क्या दिक्कत है इसमें? जाति आधारित जनगणना में क्या समस्याएं होती है? होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखिए कि एक बहुत ही अहम बिंदु आपको हम बताने जा रहे हैं कि जातिगत संघर्ष या सामाजिक संघर्ष के तर्क का खंडन। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा कि जो जातिगत जनगणना के विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उसमें एक ये तर्क दिया गया था, 2 बिंदुओं को याद कीजिए आप थोड़ा फ्लैशबैक में आके, कि उससे कहा गया था कि जाति आधारित जो जनगणना होगा तो इससे क्या होगा कि जातिगत संघर्ष, विभिन्न जातियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगा। इसके अलावा सामाजिक संघर्ष, अमीरों गरीबों की, अगड़े पिछड़ों की संघर्ष जो है वो शुरू हो जाएगी। जातियों के बीच संघर्ष, एक ही वर्ग की जो जातियां हैं उसमें भी संघर्ष की नौबत आ जाएगी। ये तर्क दिए गए थे कि इससे जातिगत विभेद जो हैं वो बढ़ेंगे, जातिगत संघर्ष बढ़ेंगे, सामाजिक संघर्ष बढ़ेंगे। तो इसका भी यहाँ पे खंडन किया जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें कि 1931 में अंतिम रूप से जातिगत जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हमें प्राप्त हुए, और उस समय से भी जो मतलब 81 में जब जनगणना शुरू हुई थी उस समय से लेकर अब तक, या देश की आज़ादी के बाद भी ये निर्णय लिया गया कि SC ST की गिनती की जाएगी। 1951 में जो देश में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई तो वहाँ पे SC और ST की जो है वो जनसंख्या को दर्ज किया गया, जो आज तक किया जाता है। तो जब SC ST वर्ग की जनसंख्या को दर्ज किया जाता है, जब उनकी जातियों को दर्ज किया जाता है, इससे समाज में कोई विद्वेष नहीं फैलता है, तो फिर OBC के गिनती से क्या समस्या है? अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ऐसी बात है कि किसी भी जाति की गिनती नहीं की जा रही है सेंसस के द्वारा? तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम आज भी जो हमारे देश में जो सेंसस होता है, नियमित जनगणना में हम देखते हैं कि SC और ST समुदाय की गिनती की जाती है। जब SC और ST समुदाय की गिनती करने से किसी भी तरह का सामाजिक गतिरोध नहीं उत्पन्न होता, जातिगत संघर्ष नहीं उत्पन्न होता है, तो फिर OBC को गिन लेने से कैसे जातिगत संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा? तो ये जो एक तर्क दिया जा रहा है जातिगत जनगणना के विपक्ष में कि इससे क्या होगा कि समाज में तनाव फैलेगा, क्यों तनाव फैलेगा? जाति आधारित जो अवधारणाएं हैं, जो जाति आधारित जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं उसके केंद्र में जो है वो जातियों की स्थिति जो है वो है। आज भी हमारे देश में जो है वो 1931 के जनगणना के आधार पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो आखिर उनकी गिनती करने में क्या दिक्कत है? एक वैज्ञानिक आंकड़ा क्यों नहीं होने चाहिए? कैसे संघर्ष, क्यों संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा? तो ये जो एक दावा किया जाता है कि जातिगत जनगणना से जातिगत संघर्ष बढ़ेगा, सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, तो एक तरह से इसको भी नकार मतलब जो जातिगत जनगणना के हिमायती हैं जो उनका ये मानना है कि नहीं, ये सब इसको डाइल्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जातिगत जनगणना की मांग जो है उसको कमज़ोर करने के लिए ये सब तर्क गढ़ा जा रहा है। ऐसी ये कोई एक मजबूत तर्क नहीं है। तो जो विपक्ष में तर्क दिए जा रहे थे उसका भी खंडन किया जा रहा है कि नहीं, ये तर्क जो है वो मजबूत तर्क नहीं है और वो तथ्यों पर आधारित तर्क
नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि जातिगत जनगणना के क्या एडवांटेज हैं, क्या लाभ हैं। तो वंचित वर्ग में जागरूकता, और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि आप देखिए कि जब जाति संबंधी आंकड़े हमारे पास होंगे तो विभिन्न जातियों को ये पता चलेगा कि उनकी प्रतिनिधित्व कैसा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, और तब उनमें एक चेतना का विकास होगा, उनमें एक जागरूकता का विकास होगा। अगर किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व जो है कम है, या उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति जो है वो पिछड़ा हुआ होगा, तो उनके लिए सरकार की भी योजनाएं जो होगी उनके हक में थोड़ी बनेगी, और उस जाति के अंदर भी जो है, उस जाति विशेष के लोगों के अंदर भी जो है वो एक तरह की भाव उत्पन्न होगी, एक चेतना उत्पन्न होगी कि वो अब जो है उनमें एक जागरूकता उत्पन्न होगी, और उससे उस जाति विशेष के लोगों के उत्थान में जो है वो काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और इसलिए जाति आधारित जनगणना जो है वो ज़रूरी है, तभी हम किसी समुदाय विशेष के बारे में, जाति विशेष के बारे में बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और उसमें एक नवीन चेतना का विकास जो है, जागरूकता का विकास जो है वो हो पाएगा, और उससे उसका उत्थान होगा, और वो जो है समाज की मुख्य धारा में वो भी आ पाएंगे, और जो हमारी लोकतांत्रिक आदर्श है उसको प्राप्त करने में मददगार होगा। उसके बाद हम आते हैं, ये भी एक बहुत ही मजबूत तर्क है कि आयोगों और समितियों का मत। हमने समय समय पे आप लोगों को कहा है कि जैसे कि हमारे देश में जो मंडल आयोग, जिसके सिफारिश के आधार पे आरक्षण हमारे देश में आज भी है, तो उस समय भी मंडल आयोग के द्वारा भी ये कहा गया कि चूँकि वो 1931 के जाति आधारित जो मतलब जनगणना हुए थे, उसी के आंकड़ों के आधार पर जो है उन्होंने अपनी अनुशंसाएं की थी। तो उस मंडल आयोग में भी के द्वारा भी कहा गया था कि हमारे पास जो है वो एक अद्यतन आंकड़े जो हैं विभिन्न जातियों की जो है आंकड़े होने चाहिए, तभी हम बेहतर ढंग से जो है वो नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखिए तो इंदिरा साहनी केस में भी ये अदालत की टिप्पणी थी कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, एक प्रमाणिक आंकड़ा, और चूंकि अद्यतन आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और ये होना चाहिए। उन्होंने भी अपनी टिप्पणी में इस पर चिंता जाहिर की थी। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हमने आपको बताया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में कि वर्ष 2008 में, वर्ष 2010 में जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, खुले शब्दों में, एकदम बेबाक शब्दों में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था, इस पर चिंता जाहिर की थी, और ये कहा था कि जातिगत जो जनगणना है वो होनी चाहिए, और जाति संबंधी जो डेटा है, आंकड़े हैं, वो निश्चित रूप से अब होने चाहिए, तभी हम उन समुदायों के बारे में एक बेहतर नीतियों के निर्धारण करने की स्थिति में हो पाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कई सारी आयोगों ने, कई सारी समितियों ने, या फिर आप देखिए न्यायालय के जजमेंटों में, उनकी टिप्पणियों में जो है आप देखिएगा कि जाति संबंधी जो विश्वसनीय आंकड़े पर जो है वो आपको एक तरह से जो विश्वसनीय आंकड़े की अनुपलब्धता पर जो है वो एक तरह से चिंता जाहिर की गई, और ये कहा गया कि जातियों के आंकड़े जो हैं होने ही चाहिए। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जो है सरकार की ओर से रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़े वर्ग हैं उसका उप वर्गीकरण करने के लिए। खैर ये एक अलग सा टॉपिक है रोहिणी आयोग, तो वहाँ पर भी रोहिणी आयोग के जो हालांकि अभी तक उस आयोग के कार्यकाल को बार बार बढ़ाया जाता रहा है, उनकी एक फाइनल अनुशंसा नहीं आ पाई है, लेकिन जो उनके जो बयान जो आए मीडिया में, जो कथित रूप में कहा गया कि रोहिणी आयोग ने भी इस बात पर चिंता जाहिर किया कि हमारे पास जो है वो जाति के आंकड़े जो हैं वो बहुत पुराने आंकड़े हैं, नवीन आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, तो जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो होने ही चाहिए। तो ये सब वो तमाम दावे हैं जब सभी समितियां कर रही है, जो कि अध्ययन करती है चीज़ों को बेहतर ढंग से, जो आयोग हैं या न्यायालय की जो टिप्पणियों को अगर देखें, तो जब वो सारे इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो होने चाहिए, विश्वसनीय आंकड़े, तो उनकी इन तर्कों का, उनकी टिप्पणियों का हम
कब तक जो है उसको इग्नोर करके हम इसको जातिगत जनगणना की मांग पर जो है वो धूल डालते रहें। तो ये एक तरह से छलावा प्रतीत होती है निश्चित रूप से एक जाति विशेष के वर्गों के लोगों के साथ। तो ये वो मजबूत तर्क हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा सामाजिक जनभावना के अनुरूप, ये बहुत ही अहम बात है कि किसी भी देश में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, चाहे सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में अगर आप देखिए कि अगर आप सामाजिक जनभावना का निरादर करते हैं, अगर आप उसका अनादर करते हैं, उस जनभावना के अनुरूप अगर कार्य नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है। अगर आप देखिए तो एक समाज का बहुल आबादी, अधिकांश आबादी इस बात पे सहमत है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से अवलोकन करें तो देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस बात पे सहमत हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो हम एक जन समुदाय के, एक बड़े सामाजिक जनभावना के मांग को, एक बड़े जो जनसंख्या वाले जो सामाजिक जनभावना है, उस सामाजिक जनभावना को कब तक हम उसको दबाया जाए या उनके भावना का अनादर कब तक किया जाए। जब एक बड़ी जनसंख्या जो है, देश की बड़ी जनसंख्या ये मांग करती है कि जाति आधारित जो है वो आंकड़े होने चाहिए, जाति आधारित जो जनगणना होने चाहिए, तो समस्या किसे है? और क्या जो जातिगत जनगणना के विपक्ष में हैं, कौन हैं वो लोग, कितनी संख्या है उनकी? अगर इसके बारे में भी गहनता से विचार किया जाए कि कौन से वो राजनीतिक विचारधारा हैं जो जातिगत जनगणना के विरोध में खड़े हैं, कौन से वो समुदाय हैं जो जातिगत जनगणना के विरोध में हैं, तो आपको अगर इसका सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ेगा आपको कि एक खास तबका भर जो है वो जातिगत जनगणना के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। कुछ खास राजनीतिक विचारधारा ही जो है वो जातिगत जनगणना के विरोध में दिखाई पड़ते हैं, जबकि अधिकांश जो जनसंख्या है, अधिकांश जो समुदाय हैं, अधिकांश जो वर्ग हैं, वो ये चाहते हैं कि जाति आधारित जो आंकड़े हैं, जाति आधारित जो जनगणना है, वो निश्चित रूप से करवाई जानी चाहिए, जिससे हमें विभिन्न जातियों की वास्तविक स्थिति, उनकी वैज्ञानिक आंकड़ा जब प्राप्त होगी तो उनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है, उनकी प्रतिनिधित्व की स्थिति है, उसका बेहतर हमारे पास एक डेटा होगा और तब उसके बारे में हम बेहतर नीतियों का निर्धारण कर सकेंगे। उसके अलावा अगर आप देखिए तो कुछ अहम चीज़ों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि हमारे देश में जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अब एक संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, जो आपको पता ही है कि वर्तमान सरकार की, जो अभी निवर्तमान सरकार है, उन्हीं के कार्यकाल में जो है अनुच्छेद 340 आप लोग जानते होंगे, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब एक संवैधानिक संस्था के रूप में काम करती है। और हमारे देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के धारा 11 में एक बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 की जो अधिनियम है उसकी धारा 11 में एक बात कहा गया है कि सरकार हर 10 वर्ष के बाद इस चीज़ का अध्ययन करेगी कि कौन सी समुदाय जो है, कौन सी जातियां जो है, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिला है। अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो कुछ खास जातियां जिनको 10 वर्षों के बाद अवलोकन करने के बाद अगर उनकी स्थिति बेहतर दिख रही है तो उनको अन्य पिछड़े वर्ग की या ओबीसी की लिस्ट से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा और जो जिनकी स्थिति खराब है उनको माने ओबीसी वर्ग में शामिल करने का भी प्रावधान जो है धारा 11 के अंतर्गत किया जाएगा। अब जरा ठहर के सोचिए कि जब हम एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इस धारा की बात करते हैं कि 10 वर्षों के बाद सरकार जो है उसकी समीक्षा करेगी और देखेगी कि जिस समुदाय की स्थिति अच्छी होगी उसे बाहर कर देगी, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्या इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अगर किसी
आज मांग की जाती है कि इस जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया जाए। आप देखते हैं कि समय समय पे जो है विभिन्न राज्यों में जो है कुछ जातियों को एससी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है, कभी एसटी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है, कुछ वर्ग को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। राज्यों के हाई कोर्ट इस मसले पे को सुलझाने में लगे हुए होते हैं। विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वोट बैंक के हिसाब से जो है वो इसका निर्धारण करने में जुटे रहते हैं। जैसे आप हाल के दिनों में देखे होंगे कि बिहार में जो लोहार जाति को लेके लंबे समय तक जो है बिहार में जो है हाई कोर्ट में जो है केस पेंडिंग रहे थे, और कई सारी रिजल्ट भी जो है वो लंबित रहे थे। का प्रतियोगिता परीक्षाओं के रिजल्ट भी जो है उस समय से नहीं प्रकाशित किए जा रहे थे, क्योंकि लोहार जाति कि एक्चुअल स्थिति क्या होनी चाहिए, वो ईबीसी में होने चाहिए कि वो एससी में होने चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने जो है उसको एससी वर्ग में डाल दिया था, और बाद में जो है हाई कोर्ट ने जो है इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, और उसको कहा कि नहीं ये ईबीसी वर्ग में ही रहेंगे। तो ये जो आप देखेंगे कि किसी भी जाति को जब हम किसी वर्ग में शामिल करते हैं, ओबीसी वर्ग से बाहर करना है या ओबीसी वर्ग में शामिल करना है, तो उसका क्या आधार होना चाहिए। जब तक उस जाति के बारे में कोई आंकड़े हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, तो हम उसके बारे में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ओबीसी वर्ग में शामिल करना है अथवा नहीं करना है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी प्रतिनिधित्व कितनी है, तो इस बात की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और जब आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 के धारा 11 की बात करते हैं कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद समीक्षा करेंगे, तो इस समीक्षा का आधार क्या होगा। तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना जो है, ऐसे जो आप देखिएगा प्रावधान जो है हमारे देश में, इसको एक सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों की, विभिन्न जातियों की जो है स्थिति का जो है एक एक्चुअल डाटा, एक वास्तविक प्रमाणिक डाटा, एक वैज्ञानिक डाटा जो है वो हमारे पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए तो असमानताओं को दूर करने में तो हम एक खास जाति के सोशल स्टेटस को, उसके पॉलिटिकल स्टेटस को, उसके इकोनॉमिकल स्टेटस को हम जान पाएंगे। उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनकी प्रतिनिधित्व कितनी है। जब इन तमाम बातों को हम जानेंगे, तब हम उनके लिए बेहतर नीतियों का निर्धारण कर पाएंगे। और ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो असमानता है उसको दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और जो समाजवाद का जो एक मूल सिद्धांत है, समानता का पर जो हमारी लोकतंत्र की एक आदर्श तत्व है, हम उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आपको हम कुछ उदाहरण के जरिए, कुछ रिपोर्ट के जरिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में जो है असमानताएं जो है आज भी, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो है हमारे देश में असमानताएं किस तरह से है और किस तरह की असमानता हमारे देश में व्याप्त है। जैसे आपको हम एक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, ये ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया था कि देश की 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 74.3% संपत्ति है। अब जरा ठहर कर सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश की 74.3% संपत्ति केवल 10% आबादी के पास है। 50% आबादी के पास मात्र 2.8% संपत्ति है। देश की 40% आबादी के पास जो है मात्र 22.9% संपत्ति है। अब समझिए कि देश के 90% के पास अगर आप इसको मिला दें तो देश की 90% आबादी के पास मात्र 25.7% संपत्ति है, जबकि देश के 10% आबादी के पास जो है वो 74.3% संपत्ति है। आप समझिए ये आंकड़ा जो है वो किस तरह के असमानता को प्रदर्शित करता है। क्या जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम समाजवाद की बात करते हैं, तो उसमें आर्थिक समाजवाद नहीं है शामिल? है शामिल। और कौन है वो लोग जिनकी संपत्ति 74.3% के दायरे में है, और कौन है वो लोग जिनकी संपत्ति 2.8% है? क्यों नहीं चिन्हित होने चाहिए ये लोग कि जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी
निम्न स्तर की है। आखिर किस जाति के हैं वो, किस समुदाय के लोग हैं वो, जब तक उसके बारे में हम आंकड़े को नहीं जुटा लेते हैं तब तक हम इस आर्थिक असमानता की गहरी खाई को पाटने की दिशा में सोच भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपको हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको ज़रा सा हम और डीप में समझाने का प्रयास करते हैं। ये एक लेख छपा था, वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया अ सोशियो रिलीजियस, इस शीर्षक से एक आपको लेख छपा था और 2015 से 17 के दौरान ये सर्वे कराया गया था। 2015 से 17 के बीच ये सर्वे कराया गया था और उसके बाद ये लेख छपा था और जिसमें ये इस बात का जिक्र किया गया था कि देश में वर्तमान समय में लगभग 22.28% सवर्ण आबादी है और अगर उनके पास आप देखें तो उनकी आबादी से लगभग दोगुनी संपत्ति उनके पास है। मतलब 22.28% आबादी के पास देश की 41% संपत्ति है। अगर ओबीसी की बात करें तो उस लेख में ये कहा गया कि देश में लगभग इतनी ओबीसी आबादी है और इनके पास 31% जो है वो क्या कहते हैं देश की संपत्ति है। जबकि अगर SC ST की बात करें तो उनकी आबादी 27% के अप्रॉक्स में है और उनके पास देश की 11.3% जो है संपत्ति है। और आपको हम बता दें कि ये सर्वे जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा जो है ये संचालित किया गया था 2015 से 17 के दौरान। और इसी के स्टडीज के बाद जो है आपको वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वलिटी इन इंडिया अ सोशियो रिलीजियस नामक एक शीर्षक से जो है एक लेख छापा गया था जिसमें ये आंकड़े जो है वो दिए गए थे। अब हो सकता है कि ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं हों या हम इन आंकड़ों पर विश्वास ये सरकार के आंकड़े नहीं है, किसी समुदाय विशेष के आंकड़े हो या कुछ खास लोगों के आंकड़े हों, कुछ खास ही लोगों तक जो सर्वे किया गया हो, ये हो सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह की असमानताओं के जो आंकड़े हैं उन पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या हम इन आर्थिक असमानताओं को पाटने के लिए हमारे पास विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न व्यक्तियों का एक विश्वसनीय आंकड़ा नहीं होना चाहिए? होने चाहिए। आखिर एक वैज्ञानिक आंकड़े को होने में क्या समस्या है? कोई भी योजना अगर आप देख ले सरकार के किसी भी योजना का, चाहे हम किसी भी समुदाय के, किसी भी व्यक्ति विशेष के, किसी भी जाति विशेष के लिए जब हम योजनाओं का निर्धारण करते हैं, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र के आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं, हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हम एक समता मूलक समाज चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय को मजबूती के साथ लागू करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है हमारी, हम उसको सफल होते देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर ये सारे चीज़ देखना चाहते हैं आप तो निश्चित रूप से हमारे पास जो है एक विश्वसनीय वैज्ञानिक आंकड़े होने ही चाहिए। और इन बिंदुओं पर, इन कसौटियों के आधार पर अगर आप जांचने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें तो लगेगा कि नहीं, जातिगत जनगणना जो है वो बहुत ही जायज़ मांग है और जाति आधारित जो गणना है वो होनी चाहिए। लोगों के एक विश्वसनीय आंकड़ा लोगों के बारे में सरकार के पास, हमारे पास जो है सार्वजनिक रूप से होने ही चाहिए।